उसकी बहुत सेक्सुअल फैंटेसीज़ थी, जिसमें से एक फैंटेसी ये भी थी कि वो मुझे और मर्दों के साथ देखना चाहता था और जिसको मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो एक नार्सिसिस्ट निकला, एक साइकोपैथ निकला। उसने मुझे मारा, रेप किया। शादी के कुछ समय बाद ही हमारे कमरे में उसने किसी और को बुला लिया। देखते-देखते ये 1 से 3 हो गए और ये सब कुछ 8-9 साल चला और ये मॉडर्न होने की होड़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कुछ एक्स रेटेड मूवीज़ दिखाने लगा और इसी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे कैरेक्टरलेस बुलाना शुरू किया। वो दिन था कि मैंने ठान लिया कि मैं जितने भी दिन जीऊँगी, इस तरह से नहीं जीऊँगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन पे बहुत फ़ोकस रखते हैं और लड़कियों की एजुकेशन, उनको पढ़ाना, उनको इंडिपेंडेंट करना, इस बारे में बातचीत होती है। पर जब हम बात करते हैं उनकी खुश होने की या उनके सही रहने की, खुशहाल रहने की, उस समय हम उनको सिर्फ़ टॉलरेट करने के लिए, उनको कुछ चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, बस यही सब चीज़ों के लिए उनको बोलते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, बड़ी हुई और उसके बावजूद तकरीबन 9 से 10 सालों तक एक अब्यूज़िव मैरिज में रही और मुझे जो कहा गया वो था बस कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना। लेकिन आज मैं और मेरे बच्चे खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि मैंने वो स्टेप लिया जो बहुत लड़कियाँ या बहुत औरतें नहीं ले पाती हैं। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मेरा नाम दिव्या मधुर है। मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, एक लाइफ़ कोच हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बैंगलोर में रहती हूँ। मैं बचपन में अपने नाना, नानी और मम्मी के साथ रहती थी। मम्मी से सुना था कि मेरे जन्म देने वाले पिता अब्यूज़िव थे, वुमनाइज़र थे, मेरी मम्मी को मारा करते थे और इसी वजह से उन्होंने जल्द ही वो शादी छोड़ दी, जब मैं कुछ महीने की रही होंगी। और जहाँ एक सुरक्षित वातावरण की उम्मीद थी, वहाँ मेरे नाना, मेरी नानी और मेरी मम्मी को हर रोज़ मारा करते थे, गाली देते थे और हर तरह का शोषण करते थे। दोस्तों की जगह मैं डर से छुपन-छुपाई खेला करती थी। डर इतना लगता था कभी दिन में नाना का और रात को बुरे सपनों का। मैं कुछ 3 साल की रही होंगी, जब मेरे नाना ने मेरी मम्मी की ज़बरदस्ती फिर से शादी कर दी। अब अत्याचारियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था। मेरे सौतेले पिता को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो लड़की थी और वो भी किसी और की। उनको मेरे हँसने से भी तकलीफ़ थी। एक दिन सर्दी की दोपहर मेरा मन किया कि मैं मम्मी की नेल पॉलिश लगाऊँ, वो जो रखी रहती थी ड्रेसिंग टेबल पे लाल रंग की। कुछ नाखूनों पर लगी, कुछ और जगह लगी, कुछ मेरे कपड़ों पर लगी। इसको खड़ी हुई बस जाली के दरवाज़े पर सुखा ही रही थी कि तभी मेरे सौतेले पिता आए। उन्होंने मेरे हाथों पर, नाखूनों पर नेल पॉलिश देखी और छोटी उँगली का नाखून निकाल दिया। वजह नहीं समझ आई मुझे क्यों। जब पानी सर से निकल गया, तब मेरी मम्मी वापस अपने पिता के घर आ गई और फिर से वही सब शुरू हो गया, रोज़ का मारना, पीटना, गाली देना, घर से निकाल देने की धमकी देना और कई बार निकाल भी देना। ये जैसे कम था, अ, मेरे सौतेले पिता मेरे नाना को भड़काते थे और वो दोनों मिलकर फिर मेरी नानी और मेरी मम्मी को मारा करते थे। एक दिन मेरी नानी, मेरी मम्मी और मैं वहाँ से भाग निकले। ना खाली हाथ निकले थे, ना पैसे थे, ना कहीं जाने को था। कुछ जानने वालों के घर में रहने लगे और कुछ दिन में मेरी मम्मी ने एक छोटी-सी नौकरी पकड़ी। वो नौकरी पकड़ के हम किराए के घर में शिफ्ट हो गए। अब इतने इस सब के बाद मेरी मम्मी का ज़िंदगी को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो गुस्सा मुझ पर निकालने लगी। अ, जैसे ही वो काम से घर आती थी, हर रोज़ मेरी पिटाई शुरू हो जाती थी किसी न किसी बहाने। वो ये भी कहती थी कि अगर मैं ना होती तो उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें शायद थोड़ी कम होती। इसी समय कुछ मेरी नानी ने मुझे मनहूस बुलाना भी शुरू किया था कि मेरी वज़ह से मेरी मम्मी की ज़िंदगी इतनी ख़राब है। बस एक बड़े मामा थे मेरे, जिन जिनसे बहुत प्यार और लाड मिलता था। जब भी कभी-कभी मिलते थे और जब भी मिलते थे, मुझे घुमाने ले जाते, खिलाते-पिलाते
इस बहाने मैं अपना बचपन जी लेती थी थोड़ा। कुछ कुछ साल ऐसे ही बीते और रिश्तेदारों को लगा उन्हें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मम्मी को नाना के साथ रहने के लिए फिर से मजबूर कर दिया। ये कहकर कि औरतों का अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आज भी मेरा दिल बोलता है हम अकेले ही सुरक्षित थे। घर के माहौल की वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। जैसे-तैसे पास होती थी और अब बड़ी हो रही थी, शरीर में बदलाव आ रहा था। हर संडे अम, मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे नहलाने आ जाती, ये कहकर कि मुझे नहाना नहीं आता। और ये जो टच था वो मुझे बहुत अनकम्फ़र्टेबल और बहुत अजीब लगता था। बहुत वायलेटेड फ़ील होता था। वायलेटेड मतलब किसी का मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे छूना। पर मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं प्यार की बहुत भूखी थी। जब भी कोई मेरी तरफ प्यार से देखता या बोलता, मैं उनसे अटैच हो जाती और इसी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे कैरेक्टरलेस बुलाना शुरू किया। 10th क्लास में आई और मम्मी ने मुझे मारना बंद किया, वो भी किसी और के कहने पर। और सरप्राइज़िंग बात ये है कि उसी साल मेरे ऑलमोस्ट 80% मार्क्स भी आए। तो शायद मैं नालायक नहीं थी। अब जैसे-तैसे स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कुछ ऐसे दोस्त बने जिनके साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता था और इसके साथ-साथ मैंने नौकरी करनी शुरू करी। घर-घर जाके किताबें बेचती थी, फिर एक डे कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके बाद मुझे एक मार्केटिंग की नौकरी मिली, जहाँ मेरे काम की तारीफ़ होने लगी, मेरे कुछ और दोस्त बनने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इस समय में मैंने बहुत फ्री फ़ील करना शुरू किया। हर लड़की की तरह मुझे भी लगता था मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। और कुछ दिन बीते उस समय के बाद मेरी शादी की बातचीत शुरू हुई, शादी हुई मम्मी की फ्रेंड की एक फैमिली में अरेंज मैरिज हुई और वो लोग बहुत ही मीठा बोला करते थे। हर बात पे आई लव यू बोलते रहते थे। तो मम्मी को लगता था कि ये इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा और जब शादी तय हो गई उसके बाद उनका व्यवहार बदलने लगा। वो लोग दहेज और माँगने लगे, गलत बातें बोलने लगे, नीचा दिखाने लगे, छोटा महसूस कराने लगे, मैनिपुलेट करने लगे। सो बचपन से एडजस्ट करते-करते, ताने सुनते-सुनते मुझे भी लगने लगा था कि कमी मेरे में ही है, तो जो भी होता मैं वो सहती रहती। जब भी मैं ससुराल जाती, तो वहाँ ढेर सारा काम मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होता, जैसे अलमारी साफ़ करना, जैसे पुरानी चीज़ें ठीक करना, कपड़े फटे कपड़े सिलना, बिना किसी मदद के। और मेरे ससुराल वालों को मैं गँवार लगती थी और उन लोगों के लिए मॉडर्न होने का मतलब था अंग्रेज़ी सीरीज़, मूवीज़ देखना, अंग्रेज़ी गाने सुनना, अंग्रेज़ी गानों पे डांस करना, घर में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करना और दूसरों को दिखाने के लिए जीन्स पहन लेना। मैं और मेरे पति मूवी देखने गए और वहाँ पे किसी ने मेरी ब्रेस्ट को गलत तरीके से टच किया और जब मैंने ये अपने पति को बोला, तो उसने मुझे कहा टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरी समझ में ये बात उसे बदतमीज़ी लगनी चाहिए थी। इसी तरह से उसके कुछ रिश्तेदारों के साथ भी ये चीज़ें हुई जब उन्होंने गलत तरीके से मुझे छुआ और मैंने उसे कहा तो उसने मुझे बोला कि वो फैमिली है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। मैं सोचती ही रहती थी और मैं कौन थी? और ये मॉडर्न होने की होड़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो मुझे कुछ एक्स रेटेड मूवीज़ दिखाने लगा, ये कहकर कि मॉडर्न कपल्स ऐसे होते हैं और उसकी बहुत सेक्सुअल फैंटेसीज़ थी, जिसमें से एक फैंटेसी ये भी थी कि वो मुझे और मर्दों के साथ देखना चाहता था और इससे उसे बहुत हाई मिलता था और शादी के कुछ समय बाद ही हमारे कमरे में उसने किसी और को बुला लिया। देखते-देखते ये 1 से 3 हो गए और ये सब कुछ 8-9 साल चला, ये शोषण कुछ 8-9 साल चला। इस बीच में मेरा बेटा भी पैदा हुआ। उसके पैदा होने से मैं बहुत खुश रहने लगी।
उसका प्यार मिलता मुझे जब वो गले लगाता, प्यार करता, पास आता, तो ये सही लगता था ये सब। इसे कमाना नहीं पड़ता था, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था, इसके लिए कोई और नहीं बनना पड़ता था। वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करता जैसी मैं थी। 2015 में मैंने ठान लिया कि अब मुझे तलाक चाहिए, अब और नहीं सहा जाता। तो मैंने जब अपने पति को इस बारे में बोला, तो उसने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया और यही जब मैंने अपनी माँ को बोला, तो उन्हें लगा कि ऐसे ही बोल रही है, कुछ समय में मन बदल लेगी। और एक हम उम्र कज़िन था, जिससे बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप रहा था हमेशा से, तो मुझे लगा इसको मेरी बात समझ आएगी। उसने मुझे कहा, "अगर तेरी माँ तेरे साथ नहीं है, तो गलती तेरी ही होगी।" इसी तरह बहुत दरवाज़े खटखटाए, मदद तो नहीं मिली, बहुत बातें मिली सुनने को। उस समय मैं नौकरी ढूँढ रही थी, एक नौकरी मिली मुझे। मैंने अपना सारा ध्यान काम की तरफ लगा दिया और थोड़ा बेहतर फ़ील करने लगी। उस समय मुझे एक इंसान मिला जिससे मिलते ही मुझे लगा कि ये सब इसलिए हुआ कि मैं इससे मिल सकूँ। अम, और धीरे-धीरे हम क्लोज़ हो गए, उससे बहुत प्यार मिलने लगा, वो ध्यान रखने लगा और इस सब के दौरान मैंने उस पे बहुत भरोसा कर लिया। जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई अच्छा बोलता था तो मुझे उस पे भरोसा हो जाता था। और मैंने उसे सब कुछ बताया जो भी मेरी शादी के दौरान हुआ। ये सोचते हुए कि नई ज़िंदगी की शुरुआत शुरुआत करते समय मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। और जिसको मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था वो एक नार्सिसिस्ट निकला, एक साइकोपैथ निकला। उसने मुझे मारा, रेप किया और हर तरह से शोषण किया जैसे भी कर सकता था। उसने मुझे नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मेरे पास ना पैसे थे, ना जाने को कोई जगह। मेरी मम्मी ने भी मुझे कैरेक्टरलेस बोल के घर से निकाल दिया था। और बाद में मुझे पता लगा कि ये उस इंसान की फ़ितरत थी, वो शादी से परेशान औरतों को ढूँढता था और उनका शोषण करता था। एक दिन मैं कमरे में बैठी थी और वहाँ मेरा बेटा आया, उसने मुझे देखकर बोला, "ओह! यू आर क्राइंग अगेन? आई विल कम लेटर।" कि आप रो रही हो फिर से? मैं बाद में आता हूँ। उसकी ये बात थी तो बहुत छोटी-सी पर इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं हर समय रोती रहती थी। और फिर मैं सोचने लगी कि जब ये बड़ा होगा, तो मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में जब मुझे याद करेगा। वो दिन था कि मैंने ठान लिया कि मैं जितने भी दिन जीऊँगी, इस तरह से नहीं जीऊँगी। उसके लिए वो माँ बनूँगी, जो वो डिज़र्व करता है। इस दौरान मेरे एक पड़ोसी ने मुझे एक हीलर से मिलवाया और वहाँ से शुरू हुआ मेरा ज़िंदगी बदलने का सफ़र। मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का मन पक्का कर लिया था और हीलिंग और खुद को प्यार करने का रास्ता पूरी तरह से चुन लिया था। मैंने इसके बाद एक नौकरी पकड़ी, पति का घर छोड़ा, डिवोर्स अप्लाई किया, गाड़ी खरीदी, इंडिपेंडेंट हुई। इस दौरान मेरे कुछ नए दोस्त बने और मेरा मेरे को बेहतर फ़ील होने लगा। अब समझ आया फैमिली का सही मतलब। फैमिली वो है जो आपको दिल से प्यार करे और हर अच्छे-बुरे समय में आपका साथ दे। और मुझे अपनी नई फैमिली मिली, अपनी इन नए दोस्तों में और इस हीलिंग की दुनिया में। हीलिंग ने मुझे सिखाया खुद से प्यार करना, जो मेरी हिम्मत बनी, ताकत बनी और ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। मैंने ये सीखा कि मुझे किसी भी तरह के टॉक्सिक, बुरे बर्ताव को टॉलरेट नहीं करना है, चाहे वो सो कॉल्ड फैमिली से भी क्यों ना हो और मुझे ना बोलना सीखना है। आज 5 साल बाद मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, स्पिरिचुअल टीचर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ और एक सिंगल मदर हूँ। अब ना सिर्फ़ अपने बेटे की और अपनी छोटी-छोटी 2 प्यारी-सी भाव-भाव करने वाली बेटियों की भी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ और मेरा ये सफ़र शुरू हुआ तकरीबन पैंडेमिक कोविड के दौरान। और उस समय हम एक ऑनलाइन दुनिया में एंटर कर रहे थे जहाँ सब कुछ नया था। तो मेरे लिए ताकत बना मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो जिससे कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाती थी, बहुत-बहुत दूर बैठे लोगों से कनेक्ट कर पाती थी
उनसे बात कर पाती थी, उनकी बात समझ पाती थी, उनकी मदद कर पाती थी। और मैं आज दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ, उनको खुशी पाने में, उनको खुद से प्यार करने में और एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने में। पता है आपको कैसे पता चलता है कि मैं आज सफल हूँ? क्योंकि जब भी मेरा बेटा परेशान होता है, वो प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए मेरे पास ही आता है। आज वो माँ है उसके पास, जो मेरे पास नहीं थी। आज वो माँ है उसके पास, जो वो डिज़र्व करता है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।